कहते हैं कि जिस घर में बेटी दामाद शादी के बाद भी बैठे हों, उस घर में अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बेटी के आगे बहू की कोई इज्जत नहीं की जाती। पर सबिहा के घर वालों ने तो कभी यह सोचा ही नहीं था। उन्होंने तो बस लड़का देखा, उसके चाल चलन को परखा, उसका काम धंधा देखा और बेटी की वहाँ शादी कर दी। उन्हें तो यह तब पता चला जब सबिहा पहली विदाई के बाद घर आई। माँ के हाल चाल पूछने पर सबिहा ने बड़े ही उदासीन अंदाज में बताया, बाकी तो सब ठीक है वहाँ, पर एक गड़बड़ है कि जरीना आपा शादी के बाद भी वहीं मायके में पड़ी हुई हैं। उनके मियाँ के आगे पीछे कोई भी नहीं था और वह दूर के भाई लगते थे, इसलिए उन लोगों ने उन्हें घर दामाद बना रखा है। जरीना आपा तो वहाँ ऐसे रहा करती हैं मानो वही उस घर की सब कुछ हो, उनके आगे किसी की भी नहीं चलती है। आप लोगों को वहाँ रिश्ता करने से पहले यह सब पता कर लेना चाहिए था। बेटी की बात सुनकर उसकी माँ सन्न रह गई, पर अब वह कर भी क्या सकती थी, इसलिए बेटी को समझाने लगी, यह तो वाकई हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जब हम तुम्हारा रिश्ता लेकर वहाँ गए थे तो जरीना को वहाँ देखा भी था, लेकिन हमने यही समझा कि शादीशुदा लड़की है, ससुराल आई होगी, इसलिए पूछना ज़रूरी नहीं समझा और हम धोखा खा गए। खैर, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें अपने काम से काम रखना है। और मैं समझती हूँ कि यह कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। हो सकता है कल को वो अपना हांडिया बर्तन अलग कर ले। सबिहा का पति अनवर जमाल भारतीय स्टेट बैंक में कैशियर था। वह अच्छी खासी कदकाठी का खूबसूरत नवयुवक था, लेकिन उसके साथ एक गड़बड़ थी। वह उन मर्दों में से था जो अपनी बीवियों को दोस्त बनाकर नहीं, सिर्फ बीवी बनाकर रखा करते हैं। जरीना के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। चारों बच्चे बेहद शरारती और जिद्दी थे। वे घर में हर वक्त हुड़दंग मचाते रहते और सबिहा से तरह तरह की फरमाइशें करते रहते। अक्सर वह उनकी फरमाइशें पूरी कर देती, लेकिन कभी तंग आकर कुछ बोल देती तो बस जरीना का भाषण शुरू हो जाता। बच्चों से ऐसे पेश आया जाता है, जरा सा घर का काम क्या करती हो, इन मासूमों पर गुस्सा उतारने लगती हो। बेटी की चिल्लाहट सुनकर सबिहा की सास भी बिना कुछ जाने बूझे उसे कोसने लगती। इतनी सी जिम्मेदारी भी तुमसे निभाई नहीं जाती, इसलिए कहती हूँ कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। ज़्यादा पढ़ लिखने के बाद उनका मन घरेलू कामों में नहीं लगता। अगर कभी सबिहा की कोई शिकायत अनवर तक पहुँच जाती तो उसको अलग डांट फटकार सुनने को मिलती, लेकिन वह किसी को कुछ बोल नहीं सकती थी। यह मायके में अपने ससुराल वालों की कोई शिकायत करती तो वे उल्टे उसी से ही नसीहत देने लगते और सब्र से काम लेने को कहते। इसलिए शुरुआत में वह जो भी वहाँ की बात मायके अपने हालात से भरी बैठी थी कि ननद ने कुछ कहा तो वह उससे जवान लड़ा बैठी और जवाब में उसे ऐसी बात सुनने को जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सास और ननद की झूठी और बेसिर पैर की बातों को सुन वह स्तब्ध रह गई और सोचने लगी कि कहाँ से वह जरीना के मुंह लग गई। लेकिन उनका अभी इतने से पेट नहीं भरा था और मौका मिलते ही उन्होंने उन बातों में कुछ और मिर्च मसाला लगाकर उसके कान भर दिए और वह भी सबिहा की खबर लेने लगा। क्या यही सिखा के भेजा है तुम्हारे माँ बाप ने कि सास ननद का इज्जत मत करना, उनके बच्चों को नीची नज़र से देखना, घर में अपनी मनमानी करती रहना और मौका मिलते ही शौहर को लेकर अलग हो जाना? अरे यह आप क्या बोल रहे हो? मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं कभी, और कभी किसी को कुछ कहा भी नहीं। पता नहीं वह क्या क्या अपने मन से लगाती रहती हैं।
अनवर के सामने सभिया जैसे डरते डरते पहली बार इतना बोली तो वह और भी भड़क उठा। खामोश, यह जवान दराजनी नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो सभी का आदर सम्मान करना सीखना होगा और सबसे मिलजुल कर रहना पड़ेगा, समझी। पति की डांट के बाद सभिया अंदर ही अंदर फूट पड़ी और मन में बड़बड़ाने लगी कि मैं इन्हें क्या तकलीफ़ पहुंचाती हूं जो ये मेरे पीछे पड़ी रहती है। मुझसे ऐसा कौन सा कर्म हो गया था जो मैं ऐसे घर में चली आई जब मुझे शादी के बाद यही सब देखना था। इससे बेहतर था कि मैं घर में ही कुंवारी पड़ी रहती। उसे पति की बात उतनी बुरी नहीं लगी थी। उसे तो पति के कान भरने वाली सास ननद पर गुस्सा आ रहा था। उसने मन में सोच लिया था कि अब खामोश बैठने से काम नहीं चलेगा, इन्हें कुछ न कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी उसकी जान छूटेगी। लेकिन उसे करना क्या होगा? लड़ाई झगड़े से तो उसका यह काम बनने वाला नहीं था। फिर कौन सा? सभिया काफ़ी देर तक अपनी इस समस्या के समाधान के लिए बिस्तर पर पड़ी रही, दिमागी कसरत करती रही। अचानक उसे एक अनोखी तरकीब सूझ गई और वह मन में बड़बड़ाई, हाँ यह ठीक रहेगा। ऐसे लोग उल्टे दिमाग के होते हैं, इन्हें उल्टी बात कहो तो सीधा समझ आता है और सीधी बात बोलो तो उल्टा समझ आता है। इन्हें उल्टे हाथ से ही हाँकना पड़ेगा। निहायत नरमी से इन्हें उल्टी कहानी सुनानी पड़ेगी, तब ये मेरी बात को सीधा समझेंगे और तब ही यह झंझट खत्म हो पाएगी। सभिया कई दिनों तक अपनी योजना में उलझी, उसके हर पहलू पर विचार करती रही और जब योजना की पूरी रूपरेखा उसके दिमाग में बस गई तब एक दिन मौका पाकर वह सास की तेल मालिश करने बैठ गई। कुछ देर उनसे इधर उधर की बातें करने के बाद वह बोली, जानती हैं अम्मी, इस बार मैं अपने घर गई थी तो एक दिन मेरे पड़ोस में एक अजब ही तमाशा हो गया। अच्छा, क्या हुआ था, जरा मैं भी तो सुनूं। उसकी कहानी में दिलचस्पी लेते हुए सास बोली। सबिहा उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाने लगी। मेरे मायके में एक खातून मेरे मकान से कुछ मकान छोड़ के रहती हैं। उनके पास 2 मंजिला मकान था और 2 शादीशुदा लड़के थे। मकान में वे एक साथ रहते थे और आधे को उन्होंने किराए पर दे रखा था। वे रहते तो मिलजुल कर थे, पर उनकी माँ अपने बड़े बेटे को बहुत मानती थी। माँ का यही नज़रिया दोनों बहुओं और उनके बच्चों के साथ भी था। फिर बेटा बहू ने माँ की एक तरफा मोहब्बत का गलत फ़ायदा उठाते हुए मकान का वह हिस्सा जो देखने में अच्छा था अपने नाम लिखवा लिया और जो खंडहर जैसा था उस हिस्से को छोटे भाई के लिए छोड़ दिया। यही नहीं, बड़े बेटे ने धोखे से माँ के कीमती जेवर आदि भी हड़प लिए। छोटे भाई को जब इस बात का पता चला तो वह बड़े भाई से भिड़ गया और दोनों भाइयों के बीच जमकर झगड़ा हुआ, जिसमें बीच बचाव करते समय माँ भी घायल हो गई। इस घटना के बाद माँ तो बड़े बेटे के साथ रहने लगी, लेकिन छोटे बेटे से उनका नाता लगभग टूट ही गया। उसने एक पल रुककर अपनी सास की ओर देखा तो उसे यूं लगा जैसे वह अंदर से कांप रही है। उसने फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ा दिया। अम्मी जी, सच कह रही हूँ, जब उस लड़ाई के बारे में मुझे पता चला तो इतना गुस्सा आया कि जी चाहकर उन दोनों कमबख्तों को तलवार से टुकड़े कर दूं। भाई भाई से लड़े तो बात अलग है, लेकिन बूढ़ी माँ के साथ ऐसा सलूक, उन पर हाथ उठाना कितना बड़ा गुनाह है। उस लड़ाई झगड़े का माँ के दिल पर ऐसा असर हुआ कि वह बुरी तरह बीमार पड़ गई। अब बड़े लड़के ने उनसे साफ कह दिया कि मेरे पास तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। जिस बेटे का नाम कि बैठे बैठे माला जपती हो उसी के पास जाकर इलाज कराओ। छुटके ने यह सुना तो जैसे उसको ताव आ गया और तुरंत एक अच्छे डॉक्टर के पास ले गया। जाकर माँ का इलाज कराया, उन्हें अपने पास रख कर खूब देखभाल की और
अब वह एकदम ठीक होकर बड़े मज़े में छोटे बेटे के पास रह रही थीं। अब मुझे उनके बड़े बेटा बहू पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने उस बेचारी बुढ़िया का सब कुछ लूट लिया था और फिर बेरहमी से खदेड़ भी दिया। यह तो ज़माना आ गया है जिस पर हद से ज़्यादा प्यार लुटाए वही बर्बाद करने पर तुल जाता है। इससे तो अच्छा है कि हम सभी को एक नज़र से देखते चलें, चाहे वह बेटा हो या बेटी। क्यों अम्मी जान, सही कहा ना हमने? हाँ बिल्कुल। इतना कहकर वह किसी गहरी सोच में डूब गई। उन्हें खोया हुआ देखकर सबिहा धीरे से मुस्कुराई और कुछ देर उनकी सेवा करने के बाद धीरे से उठकर चली गई। दरअसल सबिहा की सास उसकी कहानी सुनकर जो खो गई थी, तो उस दौरान वह अपने प्रति एक फिल्म सी देखने लगी थी कि बेटी दामाद पर अंधाधुंध प्यार मोहब्बत धन दौलत सब कुछ लुटा रही हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए वह उन्हें कंगाल करके निकल गए। उसके बाद उनकी नफ़रत के मारे हुए बेटा बहू ने भी उनसे नाता तोड़ लिया और वह भरी दुनिया में एकदम से अकेली और बेसहारा होकर रह गई हैं। शायद इस भयानक ख्याल ने ही उन्हें इतनी जल्दी बदल कर रख दिया। सबिहा की उल्टी कहानी सचमुच। सबिहा अपनी इस पहली सफलता से खुश थी, लेकिन अभी उसे ननद से भी दिमाग को घुमाना था। इसलिए वह अपनी सफलता पर बहुत ज़्यादा खुश ना होकर मन ही मन एक और कहानी बनाने में जुट गई। दूसरी कहानी भी तैयार हो गई तो एक दिन वह ननद के पास भी धीरे से जा बैठी और उनसे इधर उधर की बातें करते हुए सोचने लगी कि उन्हें किस तरह कहानी सुनाई जाए। अभी वह सोच रही थी कि जरीना बोली, जानती हो सबिहा, आगे पत्थर वाली गली में एक गरीब साहब करीम साहब रहते हैं। उनके लड़के की शादी हो गई है और अभी कुछ ही माह हुआ है कि वह अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया। कितनी बुरी बात है। माँ बाप कितने अरमानों से बच्चों को पालते हैं और बच्चे उन्हें कितनी आसानी से छोड़कर चले जाते हैं। यह सुनते ही सबिहा की आंखें चमक उठी। वह गहरी सांस लेते हुए बोली, क्या कीजिएगा बाजी, यही ज़माना आ गया है, जिधर देखिए लोग परिवार से अलग होते हैं। यह करीम साहब का बेटा तो कुछ माह बाद अलग हुआ है, लेकिन मेरी एक सहेली तो शादी के कुछ ही हफ्ते बाद मियाँ को लेकर अलग हो गई थी। यह कारनामा सुना तो मुझे उस पर बेहद गुस्सा आया था। मेरी जब उससे मुलाकात हुई और मैं उस पर बिगड़ी तो जानती हैं, वह बड़ी ही अदा से मेरे गले में बाहें डालकर बोली थी, तुम क्या जानो मेरी जान कि अलग रहने के क्या फ़ायदे हैं। जो जी चाहे खाओ पियो, जब दिल चाहे काम करो, जहाँ मन चाहे घूमो फिरो और घर में कहीं पर भी किसी भी वक्त शौहर के गले में बेधड़क झूल जाओ। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। यह सब आज़ादियाँ भला संयुक्त परिवार में कहाँ मिल पाती हैं। और सबसे बड़ी बात, सभी को कभी न कभी तो अलग होना ही पड़ता है। महंगाई बढ़ती जा रही है, ज़मीन के दाम भी आसमान छूते जा रहे हैं। अब हिस्से के बाद किसी को मिलता भी क्या है, बस एक छोटा सा मुर्गी का दरवाज़ा। आज के दौर में जो जितनी जल्दी अलग हो जाएगा वह उतनी ही अच्छी रियासत बना सकता है। समझ में आया मेरी जान? उसकी फालतू बकवास सुनकर मेरी खोपड़ी और भी गर्म हो गई और मैं उसे झड़कते हुए बोली, यह सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है, वरना तो संयुक्त परिवार में रहने में जो मज़ा है वह अकेले रहने में नहीं, क्योंकि जीवन की असली खुशी इसी से प्राप्त हो। सुनकर मेरी खोपड़ी और भी गर्म हो गई और मैं उसे झड़कते हुए बोली, यह सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है, वरना तो संयुक्त परिवार में रहने में जो मज़ा है वह अकेले रहने में नहीं, क्योंकि जीवन की असली खुशी इसी से प्राप्त होती है। गलत कहा था? नहीं भाई, तुमने वही कहा था जिसे दुनिया सच मानती आई है। इतना बोलकर जरीना चुपचाप सोचने लगी कि इसकी सहेली ने जो कुछ कहा वह तो मैंने कभी देखा ही नहीं। जो भी यहाँ मिलता रहा हम
खाते पीते रहे। जहाँ ये घुमाने फिराने ले गए हम वहीं गए, और शौहर से प्यार इस छोटे से घर में हम खुल के कभी प्यार भी नहीं कर सके। भला ये भी कोई ज़िंदगी है। जरीना को गुमसुम देख सबीहा को अपनी यह योजना भी सफल होती नज़र आने लगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह अपनी इस दूसरी योजना में कहाँ तक कामयाब होगी। रात को जरीना के पति जब दुकान से आए तो वह उनके पैर दबाते हुए बोली, अजी जानते हैं, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा और सोचा था कि उसके बारे में सुबह आपको बताऊंगी, लेकिन बताना याद नहीं रहा। मैंने सपने में देखा कि एक बेहद बुजुर्ग फ़कीर मेरे सिरहाने खड़े हैं और वह बड़ी भारी आवाज़ में मुझसे बोल रहे हैं कि तू जितनी जल्दी इस घर से निकल जाएगी रहेगी। समझ ले, ये चंद दिन तेरे लिए बड़ी ही राम रहमतो बरकत के बनकर आए हैं, इसलिए तू अपने इस नेक काम को बिना देर किए। और फिर वह साए की तरह लहराते हुए गायब हो गए। अच्छा, वह तुमसे कहाँ जाने के लिए कह रहे थे? जरीना के पति ने बड़े ही भोलेपन से पूछा तो उसने अपना माथा ठोंक लिया। अरे बुद्धू, आप इतना भी नहीं समझते। वह हमें किराए के मकान में जाने के लिए कह रहे थे। और कहाँ? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, एकदम से लग जाइए और 1-2 दिन के अंदर ही इस काम को कर डालिए। अगले दिन जरीना के मियाँ अपना काम धाम छोड़कर मकान की तलाश में लग गए और शाम होते ही उन्हें कमरे का एक अच्छा मकान मिल गया। फिर सुबह होते ही उनका सामान भी जाने लगा। यह देख जरीना के भाई अनवर व अम्मी की आंखें हैरत से फैल गईं, लेकिन यह देखकर सबीहा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसकी दूसरी कहानी भी सफल हो गई थी और उसकी ये अनोखी तरकीब बेहद कारगर साबित हुई थी, जिसमें उसका ना तो किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था और ना ही उसने किसी को सीधे मुंह कुछ कहा था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कितनी पसंद आई है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी आगे अच्छी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।